जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल वंश और मुगल वंश में आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं का जीवन परिचय, हुमायूं का इतिहास, हुमायूं का प्रारंभिक संघर्ष और हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े और हुमायूं से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो भी एकदम सरल नोट्स के रूप में, एकदम सरल PDF के रूप में। आपको पता है मुगल वंश जिसकी स्थापना बाबर ने की थी, वो कब की थी? पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद। इब्राहिम लोदी को हराता है वो पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को, और उसके बाद में स्वयं को बादशाह घोषित करता है और मुगल वंश की क्या करता है? स्थापना। मुगल वंश का जो शासनकाल है वो आपका शासनकाल तो मैंने आपको उस पिछले वीडियो में बताया था कि 1526 से 1857 तक था, और उसमें भी जो मजबूत शासनकाल था वो बाबर से लेकर औरंगजेब 1526 से लेकर 1707 तक था। उसके बाद में जो शासनकाल था उतनी मजबूत था नहीं। हम चर्चा करेंगे हुमायूं का इतिहास। हुमायूं के इतिहास की चर्चा करें, हुमायूं के शासनकाल की बात करें। हुमायूं का शासन दो भागों में बंटा हुआ है। दो भाग कौन कौन से हो गए? एक तो आपका हो गया, डेट हो गई 1530 में, जब बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर, कहीं 30 दिसंबर भी आती है, 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है। उससे लेकर 1540 तक वो शासन करता है, और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं जिसमें उसकी हार होती है हुमायूं के शेरशाह से, या शेर खां बोलते हैं। शेरशाह सूरी से युद्ध करने पर उसके कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हार होने के कारण उसको भारत छोड़कर सिंध प्रांत की तरफ भागना पड़ता है, और वो पुनः विजय प्राप्त करता है भारत पर। 1555 में और 56 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो एकमात्र ऐसा मुगल शासक है जिसने भारत पर 2 बार शासन किया। डेट आपके सामने दे रखी है। पहली सन है 1530 से 40, दूसरी सन है आपकी 1555 से 56। बीच में 15 साल तक उसको भारत से बाहर रहना पड़ा था। उसका शासनकाल, मुगल वंश का शासनकाल अपना था नहीं। अब हम लोग चर्चा करते हैं हुमायूं के जीवन परिचय की। मैं फोटो की बात करते हैं, ये रहे आपके सेकंड मुगल सम्राट, मुगल बादशाह आपके सामने हुमायूं। तो हुमायूं के जीवन परिचय की चर्चा करते हैं हम लोग एकदम सरल तरीके से, सटीक तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं के जन्म की। जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। ध्यान रखना, जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को। स्थान की बात करें, स्थान काबुल के किले में। उस समय जब हुमायूं का जन्म हुआ था उस समय बाबर का शासनकाल था आपका काबुल और गजनी का क्षेत्र। उसने काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीता था 1504 में, और स्वयं को पादशाह या बादशाह की उपाधि दी थी 1507 में। कहने का मतलब जब हुमायूं का जन्म हुआ था उस समय जो बाबर था उसका शासनकाल, बाबर का राज कहाँ पर था? काबुल और गजनी के क्षेत्र में था। मूल नाम की बात करें किसके? हुमायूं की, तो हुमायूं का मूल नाम था आपका नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का मूल नाम था। पिता की नाम बात करें हम लोग, पिता तो आपको पता है बाबर थे, और बाबर की पूरा नाम की बात करें हम लोग, फुल फॉर्म तो कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में होती है फुल फॉर्म, हिंदी में पूरा नाम ही होगा। पूरा नाम था आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। माता की बात करें, माता का नाम किसकी? हुमायूं की महाम बेगम। अब ऐसे माता का नाम अलग से क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसे बाबर की 11 बेगमें थी। तो उस बात यहाँ पर चर्चा, हम लोग हुमायूं का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हुमायूं की माता का क्या नाम था? महाम बेगम था। और भाई बहनों की बात करते हैं तो भाई बहन तो ऐसे हैं कि भाई थे उसके, जो सगे भाई की बात करते हैं, भाई की बात करते हैं, उसके भाई को वैसे सगे नहीं बोल सकते, सौतेले भाई बोल सकते हैं। उसके भाई थे आपके कामरान, अस्करी और हिंदाल। और बहन की बात करते हैं गुलबदन बेगम। पिछले वीडियो पढ़ा था उसमें हमने ऐसे बोला था कि हुमायूं के बाबर के 20 पुत्र थे। तो 20 पुत्र जिनकी चर्चा इतिहास में है उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाइयों का हो सकता है बहनें ज़्यादा होगी तो उससे अपने को ज़्यादा, हुमायूं के इतिहास में इन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। हुमायूंनामा जो लिखा था उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने, उसके अंदर इन चारों की चर्चा हो रखी है, तो उतने हम उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके सामने कामरान हो गया, उसका भाई अस्करी हो गया, हिंदाल उसका भाई था, गुलबदन बेगम जिसने हुमायूंनामा की रचना, हुमायूं का पूरा जीवन परिचय, किससे युद्ध हुआ था, उसका क्या शासनकाल रहा था, पूरा हुमायूंनामा जिसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने, वो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की सौतेली बहन थी। अब हम बात करते हैं कि हुमायूं को 12 वर्ष की अवस्था में, 12 साल की आयु में बदकसा की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है, वहाँ का उसको क्या बनाया गया? सूबेदार बनाया गया। हम बात करते हैं बाबर के पिता की मृत्यु होती है, आपको पता है कब होती है? 1494 ईस्वी में। और बाबर भी मात्र 11-12 साल की अवस्था में वहाँ का राजा बनता है, वहाँ का सूबेदार बनता है। हुमायूं भी बाबर के शासनकाल में अनेक युद्ध होते हैं, उन युद्धों में भाग लेता है, युद्धों की रणनीति सीखता है, और खुद होता है जो उसको बाबर के द्वारा बदखसा का सूबेदार बनाया जाता है।
कितनी आयु में? 12 साल की आयु में। अब हम चर्चा करते हैं साम्राज्य का विभाजन। बाबर की मृत्यु के बाद में भाई बाबर ने अपने बाबरनामा पुस्तक में बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि उसने मरने से पहले हुमायूं को, भाई ऐसा बोला था, उत्तराधिकारी तो हुमायूं को घोषित कर दिया था, लेकिन ये भी बात साथ में बोली थी कि मरने के बाद में अपने भाइयों में सभी को बराबर साम्राज्य में बांट देना है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य को बांटा था, और ऐसा कोई भी शासक नहीं था। एकमात्र मुगल बादशाह जिसका नाम था हुमायूं, और हुमायूं ने अपने सभी भाइयों में समान भागों के रूप में अलग अलग राज्यों को, अलग अलग शासन व्यवस्था को बांटा था। तो साम्राज्य के विभाजन की बात करते हैं, उसका जो छोटा भाई है कामरान, उसको क्षेत्र दे दिया था काबुल और कंधार का क्षेत्र, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है आपका। और अस्करी भाई था, उसको क्षेत्र दे दिया था आपका संभल का, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। हिंदाल जो उसका भाई था, उसको दे दिया था मेवात और अलवर का क्षेत्र, जो कि वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्र है। सुलेमान मिर्जा उसका एक चचेरा भाई था, इतना दानवीर था, उसने अपने चचेरे भाई को भी साम्राज्य दिया था, वो भी बदखसा का, जो वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है, जहाँ पर वह स्वयं खुद सूबेदार था। 12 साल की उम्र में वो सूबेदार बनता है। ये आपके 4 भाई हैं, चारों भाइयों को कौन कौन सा साम्राज्य दिए हैं? कामरान को दे दिया था काबुल और कंधार को, अस्करी को दे दिया था संभल, जो कि वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश का है, हिंदाल को मेवात और अलवर वाला जो राजस्थान का क्षेत्र है, अभी सुलेमान मिर्जा को बदखसा, जो कि वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है, वो क्या कर दिया था? दे दिया था। या साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांट दिया था, जिसके कारण उसकी सैन्य शक्ति कमजोर होगी। एक तो खुद एक ही राजा होता है, एक आपके 5 राजा बन जाते हैं, 5 भागों में सेना बन जाएगी, तो उसकी शासनकाल उतनी मजबूत रह नहीं पाती है, जिसके कारण आने वाले सालों में उसको हार का सामना करना पड़ता है। भाइयों का साथ नहीं मिलने के कारण उसको भारत छोड़ के भागना भी पड़ता है। राज्याभिषेक की बात करते हैं हम लोग। राज्य अभिषेक हुआ था हुमायूं का, मात्र जब उसकी मात्र नहीं बोल सकते, उनकी आयु थी लगभग 22-23 साल थी। 22-23 साल अवस्था में 29 दिसंबर, कहीं आपको डेट 30 दिसंबर भी मिलती है, 29 दिसंबर 1530 को वो बादशाह बना था। बाबर की मृत्यु होती है आपके 26 दिसंबर 1530 को, और हुमायूं का राज्य अभिषेक होता है आपका 29, कहीं 30 भी लिखी होती हैं, आएगी तो आप इन दोनों में से एक डेट ही आएगी। 29-30 दिसंबर बोल सकते हैं, आपका 29 दिसंबर बोल सकते हैं। 1530 को आगरा में इसका राज्य अभिषेक हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कौन कौन से युद्ध में उसकी जीत हुई थी, कौन कौन से युद्ध में उसने संधि की थी। मैन तो उसकी हार का कारण उसकी संधि थी। उन्होंने जितने भी युद्धों में संधि की थी, वो उसकी सबसे बड़ी भूल बोल सकते हैं, सबसे बड़ी कारण बोल सकते हैं। सबसे पहले हम कहीं नाम आता है आपका कलिंजर, कहीं नाम आता है कालिंजर। कालिंजर पर आक्रमण वो किया था उसने, डेट है आपकी 1531, ध्यान रखना आपने, 1531 कालिंजर पर उसने आक्रमण किया था। और ये हम बात करते हैं कालिंजर, उस समय वहाँ के शासक थे आपके प्रताप रुद्रदेव। वो कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लेता है, घेराबंदी कर लेते हैं, लेकिन युद्ध नहीं होता है आपका। उसमें वहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव और जो मुगल सम्राट, मुगल बादशाह हुमायूं के बीच में क्या होती है? संधि होती है। संधि के तहत जितनी भी, भाई आपको पता है 2-3 महीने तक उस किले के चारों तरफ वो घेरा रखता है, तो सेना को खाना का खर्च, बहुत प्रकार अलग अलग खर्च तो लगते हैं, जितना उसमें धन की हानि होती है उससे 2-3 गुना प्रताप रुद्रदेव द्वारा उसको धन दे दिया जाता है, और वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है, एक दूसरे से संधि कर लेते हैं, कोई युद्ध आपका होता नहीं है। अगला आपका युद्ध है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध होता है आपका 1532 में। कब होता है आपका? 1532 में। और ये युद्ध किन किन के बीच में होता है आपका? लखनऊ के पास सई नदी के किनारे युद्ध हुआ था, और ये महमूद लोदी, जो कि एक अफगान शासक था, महमूद लोदी, इसमें क्या होता है आपका? पराजित होता है। एक बात ध्यान रखना आपका, हम बात करें दोहरिया का युद्ध, कहीं नाम आता है देवरा का युद्ध, जो कि 1532 में होता है। ये वही महमूद लोदी है जिसने बाबर के साथ में घाघरा का युद्ध लड़ा था। घग्गर नदी के किनारे या घग्गर नदी के अंदर की बात करते हैं, अफगान शासक महमूद लोदी, और जिसमें महमूद लोदी की हार होती है और बंगाल की तरफ भाग जाता है। वो पुनः फिर लौटता है हुमायूं के शासनकाल में, फिर हुमायूं से उसकी लखनऊ के पास सई नदी के किनारे इनका एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसका नाम है दोहरा का युद्ध या देवरिया का युद्ध बोल सकते हैं अपना। और उसमें अफगान शासक महमूद लोदी की क्या होती हैं? हार होती हैं। और इस युद्ध में शेर खां, जिसका नाम था बाद में आगे प्रचलित होता है शेर शाह सूरी, वो भी इसका क्या देता है? साथ देता है। तो इसमें महमूद लोदी की जैसे पराजित होती है, उसके बाद में वो चुनारगढ़ का क्या करता है? घेराव करता है। अब चुनारगढ़ का घेराव करने का कारण ये है कि इसके अंदर छुपा हुआ था शेर खां, जो आगे जाके प्रचलित होगा शेर शाह सूरी के रूप में।
वो चुनारगढ़ का घेराव करता है। कब करता है? 1532 में करता है। कारण क्या था? उसमें शेर खां छिपा हुआ था, तो इसमें भी युद्ध नहीं होता है, वहाँ पर वो संधि कर लेता है, जो कि हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। वो हुमायूं से संधि करता है और वही वो शेर खां है जो बाद में शेर सूरी के रूप में प्रचलित होता है और हुमायूं को कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर हुमायूं को यहाँ से भारत छोड़ के भागना पड़ता है। तो हम बात करते हैं चुनारगढ़ का घेराव। हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले में शेर खां, भाई चुनारगढ़ का किला था, वो शेर खां से छीनना चाहा। अंत में दोनों के बीच में क्या हो जाती है? समझौता हो जाता है, संधि हो जाती है। मेन कारण चुनारगढ़ को घेराव करने का कारण यह था कि शेर खान ने जो आपका जो युद्ध हुआ था, दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य, तो उसमें ये शेर खान ने साथ दिया था महमूद लोदी का। फिर वहाँ से भागकर यहाँ पर आके छिप गया था इस चुनारगढ़ के किले में। तो हुमायूं ने वापस आते समय इसमें चुनारगढ़ के किले का क्या कर लिया था? घेराव कर लिया था। लेकिन दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं होता है, एक समझौता होता है। जितनी धन की हानि होती है शेर खां के द्वारा इसको धन दिया जाता है और साथ में उसके पुत्र जिसका नाम है कुतुब खां और उसके साथ में एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को हुमायूं की सेवा में क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। तो यह है, देखो, शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को एक सेना की टुकड़ी के साथ में हुमायूं को भेज दिया, परंतु शेर खां की शक्ति को न कुचलना हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ पर उसने शेर खां की शक्ति को नहीं कुचला, वही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी और उसका परिणाम उसको आगे भुगतना पड़ेगा। उसके ऊपर भी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं बहादुर शाह से संघर्ष। बहादुर शाह से संघर्ष होता है आपका 1535 से 36 ईस्वी में। बहादुर शाह जो कि उस समय गुजरात और मालवा का शासक था, वो भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था और उसके भी माइंड में एक ही चीज़ कि यहाँ से मुगलों को हटाना है। तो वो उनको कुचलने के लिए वो आगे बढ़ा गुजरात और मालवा के क्षेत्र की तरफ। ये कहानी है उस समय की, जब मेवाड़ की शासिका थी रानी कर्णवती, और जिसने हुमायूं को राखी भी भेजी थी, लेकिन हुमायूं उनकी सुरक्षा या रक्षा नहीं कर पाया। जब तक वो वहाँ पहुँचता है, भाई अपनी गुजरात के शासक इस बहादुर शाह को कुचलने के लिए, उससे पहले वो जो मेवाड़ की जो शासिका थी राणा कर्णवती, और उनको जोहर करने पर क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। वहाँ के सेनानायक होते हैं, वो आपका कैसरे धारण करता है, उनमें उनकी हार होती है, आपको पता है। फिर वो जैसे लौट कर यहाँ आता है अपना गुजरात और मालवा के क्षेत्र में, कौन? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा जाता है और उस युद्ध में किसकी हार होती है? बहादुर शाह की। लेकिन वो ज़्यादा समय तक वहाँ पर मुगल शासनकाल नहीं कर पाते हैं। वो फिर से बहादुर शाह अपनी जनता का सहयोग पाकर वहाँ से मुगलों से पुनः उसको स्वतंत्र करवा लेता है। तो बहादुर शाह से संघर्ष की बात करें, कब हुआ? 1535 से 36। गुजरात के शासक, गुजरात और मालवा का शासक था उस समय बहादुर शाह, और हुमायूं से संघर्ष हुआ और हुमायूं ने गुजरात एवं मालवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। परंतु 1 वर्ष से बाद ही गुजरात व मालवा के क्षेत्र को क्या करवा लिया? स्वतंत्र करवा लिया। किसने करवाए? वापिस बहादुर शाह ने करवाए, अपना जनता का सहयोग से। आसपास की जनता उसी को चाहती थी और उसने सेना के रूप में सहयोग दिया और वहाँ से मुगलों को फिर से खदेड़ फेंका। आगे चर्चा करते हैं हम लोग, अगला है आपका चुनारगढ़ पर विजय। पहली बार जो 1532 में, तो उसने चुनारगढ़ में सिर्फ घेराव किया था। इस बार वो क्या करता है? वो भूल नहीं करता है, चुनारगढ़ पर क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। और चुनारगढ़ पर विजय की बात करें, कब वो करता है? वो 1538 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार के किले पर क्या कर लिया? इस बार अधिकार कर लिया। चुनार के किले पर वो क्या करता है? अधिकार कर लेता है और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है किस तरफ? बंगाल की तरफ। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब आपको पता है कि कोई भी युद्ध लड़ा जाता है कि पहले क्या करते? घोड़ों से जाते थे, टाइम लग जाता था, 6 महीने 12 महीने लग जाता था। तो जब हुमायूं ने पहले तो उसने जीता था चुनारगढ़ के किले को जीत लिया था 1538 में। फिर वो आगे बढ़ता है, बंगाल की ओर बढ़ते हैं, बंगाल पर भी अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन जो उसका पीछे से छोटा भाई था, हिंदाल जिसका नाम था, उसने क्या किया? पीछे से आगरा पर खुद को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था। जितने भी हुमायूं के सेनानायक थे उनको मौत के घाट उतार दिया और पीछे से हिंदाल ने आगरा को स्वयं का स्वतंत्र बादशाह क्या कर दिया था? घोषित कर दिया। तो ये जैसे ये सूचना मिलती है किसको? हुमायूं को। तो हुमायूं बढ़ता है वापस दिल्ली और आगरा की तरफ बढ़ता है कि ऐसा क्या माहौल हो गया कि वहाँ पर मैं तो बैठा हूँ और फिर भी उसने ऐसे स्वतंत्र बादशाह कैसे घोषित कर दिया। तो बीच में मिल जाता है उसको वापस शेर खां को अब तो बदला लेना था हुमायूं से। तो युद्ध लड़ा जाता है। जैसे वो वापस लौट रहा था बंगाल पर विजय हासिल करके, चौसा का युद्ध लड़ा जाता है आपका। और चौसा का युद्ध होता है आपका
शेर खां और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है। हुमायूं, इसमें क्या होता है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि ये दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने 2-3 मन तक एक आमने सामने थी, लेकिन युद्ध नहीं लड़ा गया था। शेर खां वेट कर रहा था अपने बारिश का, जैसे बारिश होती है दोनों तरफ जो गंगा जो नदियाँ थी, दोनों तरफ नदी थी, एक सिर्फ आपका गंगा नदी थी, गंगा नदी में जब आपका पानी पूर्ण रूप से भर जाता है तो शेर खां क्या करता है, रात में आक्रमण कर देता है हुमायूं के ऊपर। और हुमायूं अपनी जान को बचाते हुए घोड़े सहित किस में कूद जाता है, नदी में कूद जाता है। तो एक निजाम नामक भिश्ती उसकी जान बचाता है। तो आगे चलकर हुमायूं क्या करता है, उस निजाम नामक भिश्ती को क्या करता है, एक दिन के लिए कहीं नाम आता है, कहीं ऐसा बताया जाता है कि जैसे गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई हुमायूंनामा पुस्तक है, उसमें तो ऐसे बताया है कि उस निजाम नामक भिश्ती को 2 दिन के लिए बनाया गया। कई इतिहासकारों का कहना है कि 1 दिन के लिए उसको राजा बनाया गया था, लेकिन राजा जरूर बनाया गया था उस निजाम नामक भिश्ती को, जिसने हुमायूं की जान बचाई थी चौसा के युद्ध के बाद में। वो ऐसे जैसे घोड़े सहित नदी में कूद जाता है, हुमायूं को तैरना तो आता नहीं है, वो नाविक उसको क्या करता है, बचाता है। तो हम बात करते हैं चौसा के युद्ध की। 1539 में ये युद्ध लड़ा गया था और शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को क्या किया था, पराजित किया था। और हुमायूं की जान एक निजाम नामक भिश्ती ने बचाई थी, याद रखना, जो कि एक नाविक था, निजाम नामक भिश्ती ने बचाई थी। और शेर खां और इसी युद्ध के बाद में खुद को शेरशाह की उपाधि देता है। ध्यान रखना ये बात, शेरशाह की उपाधि शेर खां कब लेता है, जब वो चौसा के युद्ध में विजय हासिल करता है। चौसा के युद्ध में विजय हासिल करने के बाद में शेर खां स्वयं को शेरशाह की उपाधि देता है, ये बात ध्यान रखना। अब इसे निजाम, उसका नाम पूछे आपको, भाई जिस भिश्ती ने उसकी जान बचाई थी, निजाम नाम था उसका, निजाम नामक भिश्ती ने जान बचाई थी। आप सबको ये बात ध्यान रखनी है कि उसको एक दिन के लिए शासक जरूर बनाया गया था, दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। अब जैसे ही उसने चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को हरा दिया था, तो उसका मनोबल और बढ़ गया था। अब उसने अपनी सेना को और ज़्यादा तैयार किया और फिर वो हुमायूं और शेर खां के मध्य, जिसको शेरशाह सूरी का रूप ले चुका था, उनके मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध का नाम है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। वो युद्ध लड़ा जाता है आपका मई 1540 में। और इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं की हार होती है शेरशाह सूरी द्वारा, और शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है और सूरी वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। और हुमायूं को इस युद्ध में हार के बाद में भारत छोड़कर भागना पड़ता है और वहाँ पर उसको सिंध प्रांत में शरण देता है वीर साल, जिसका नाम था राणा राव सिंह, उसको शरण देता है। तो हम बात करते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया था। हुमायूं को शेरशाह ने इसमें क्या किया था, पराजित किया था और दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया था। और हुमायूं अपना सिंध प्रांत की तरफ उसको भागना पड़ता है, भारत की ओर भागना पड़ता है। एक निष्कासित जीवन बोल सकते हैं। हुमायूं का जो निष्कासित जीवन है वो 1540 से लेकर 1555 तक होगा। 15 सालों तक उसका निष्कासित जीवन है, भारत के बाहर जीवन हो जाएगा आपका। तो हम लोग ये निष्कासित जीवन के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। उससे संबंधित जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन है, तो उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि निष्कासित जीवन से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण घटना है। तो निष्कासित जीवन में उसका पहला पॉइंट है वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन है वो शादी करता है, उसके बाद में हारा तो हारा, लेकिन शादी तो हम करेंगे। अपने वंश को आगे बढ़ाना उसको भी ज़रूरी था, क्योंकि वापस भारत पर उन्हें विजय हासिल करवानी है, अपने वंश को आगे बढ़ाकर वहाँ का उत्तराधिकारी बनाना है। तो वो शादी करता है, किससे करता है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 ईस्वी को, डेट आपकी क्या है, 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हिंदाल, जो उसका छोटा भाई था, उसके गुरु के नाम था, उसका गुरु का नाम था मीर अली अकबर जामी। मीर अली अकबर जामी उनकी पुत्री थी जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। वो उनसे क्या करता है, शादी करता है। ध्यान रखना थोड़ा सा, वो हुमायूं का गुरु नहीं था, वो हिंदाल जो उसका छोटा भाई था उसका गुरु था। उसका नाम क्या था, मीर अली अकबर जामी, और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। उससे वो शादी करता है। कब करता है, 29 अगस्त 1541 को। और इन्हीं के द्वारा जो एक संतान पैदा होती है जिसका नाम है मुगल सम्राट अकबर, वही आगे जाके 13 वर्ष की आयु में दिल्ली का आगे बादशाह बनेगा। अब ऐसे पूछे ना अकबर की माता का नाम क्या था, तो उनका माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। और 1542 ईस्वी में अमरकोट नाम आता है, कहीं उमरकोट आता है, जो वर्तमान आपका पाकिस्तान में है। आपका अमरकोट के किले में अकबर का क्या होता है, जन्म हुआ था। और इस समय अमरकोट के शासक थे आपको राजपूत शासक राणा राव सिंह, जिसको वीर साल के नाम से भी आप जानते हैं। उन्हीं ने हुमायूं को क्या दी थी, शरण दी थी। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे उनकी हार होती है शेर खां या शेरशाह सूरी द्वारा कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में हार होने के बाद में वो सिंध प्रांत की तरफ भाग जाता है और वहाँ पर उसको शरण देता है राणा राव सिंह।
अमरकोट के किले में ही, ध्यान रखना, अकबर का जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1542 में जन्म हुआ था। और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, शादी कब होती है? 1541 में। किससे होती हैं? हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री, जिसका नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। उससे संबंधित अब आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अब वो अपनी क्या करता है? शक्ति को बढ़ाएगा। किस प्रकार बढ़ाएगा? हम बात करते हैं बैरम खां। बैरम खां जो हुमायूं का सेना नायक था, उसकी सलाह पर, वो ईरान का शासक था जिसका नाम था शाहे तहमासप। याद रखना, ईरान का शासक था जिसका नाम था शाहे तहमासप नाम था। उसके दरबार में पहुंचा। उसके दरबार में पहुंचा कौन? हुमायूं पहुंचा। किसकी सलाह पर? बैरम खां, जो कि हुमायूं का सेना नायक था। ईरान का सहायता तहमासप उसके दरबार में पहुंचा और वहां पर उसने शिया धर्म स्वीकार करता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि हुमायूं ने शाह तहमासप के दरबार में पहुंचकर कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो वहां पर ध्यान रखना, आपको शिया धर्म उसने स्वीकार किया था। और हुमायूं ने तहमासप से संधि कर ली और वह कंधार पर क्या करता है? विजय, काबुल और कंधार पर वो विजय हासिल करता है। वो क्षेत्र किसको दे देता है? ईरान का जो शासक था तहमासप को वो राज्य दे देता है। क्योंकि हुमायूं के माइंड में वो चीज़ नहीं थी। हुमायूं के माइंड में तो था दिल्ली का शाह, क्योंकि उस समय हम बात करते हैं काबुल और जो कंधार का जो क्षेत्र था, उसके भाई कामरान वहाँ पर उसका शासक था। अब उसको हराने का रीज़न ये था कि संकट के समय में उनके भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया था। तो वो क्या करते हैं? ऐसे इतिहासकारों का कहना है कि उससे वो जो उसका छोटा भाई था कामरान, उसकी वो आंखें निकाल लेता है। आंखें निकाल कर उसको वहाँ से क्या कर देता है? मक्का की यात्रा पर भेज देता है। और एक उसका छोटा भाई एक अस्करी और है, अस्करी की हम चर्चा करते हैं, उसको भी वो क्या कर देता है? थोड़े टाइम के लिए काबुल में वहाँ पर जेल में कैदी रखता है। कैदी के रात में बाद में उसको भी कहाँ पर भेज देता है? मक्का की साइड में भेज देता है। और एक छोटा भाई एक और था हिंदाल, जिसकी हम चर्चा करें, वो हुमायूं के साथ में था। और जो पंजाब से पुणे भारत पर विजय की हम चर्चा करेंगे, उस समय उसकी मौत हो जाती है। फिर वो अपना एक मात्र शासक बचेगा आपका, वो आपका बचेगा हुमायूं। दोनों भाइयों से तो उसका छुटकारा मिल गया था। एक छोटा भाई है पुणे भारत पर जैसे विजय प्राप्त करता है, उस समय उसका जो छोटा भाई था हिंदाल, वो मारा जाता है आपका। अब हम जब चर्चा करते हैं अपना पुणे भारत पर विजय, तो पंजाब के शासक, उस समय पंजाब के शासक था, पंजाब पर भारत पर राज्य था उस सूरी वंश का, तो वहाँ का उस समय शासक था आपका सिकंदर सूर था। कौन था आपका? सिकंदर सूर था। तो पहले युद्ध लड़ा जाता है आपका कि उनके सेनापति जिसका नाम था तातार खां से युद्ध करते हुए उसके भाई छोटे भाई की क्या हो जाती है? उसमें मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसमें जीत हुमायूं की होती है। जो रोहतास का दुर्ग है उसको पंजाब को क्या कर लेता है? जीत लेता है। जिसके युद्ध का नाम की हम चर्चा करें तो उसके युद्ध का नाम था मच्छीवाड़ा का युद्ध। आपका कौन सा युद्ध था? देखो, मच्छीवाड़ा का युद्ध था। लड़ा कब गया था? 15 मई 1555 को। और उसमें पंजाब पर क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध किन किन के बीच में होता है? युद्ध होता है आपका हुमायूं और सिकंदर सूर, जो कि उस समय दिल्ली का शासक था। सिकंदर सूरी, उसके सेनापति तातार खां के मध्य लड़ा जाता है। तो फिर वो क्या करता है? जैसे इसकी हार होती है तो खुद सिकंदर सूर मैदान में उतर जाता है, रणभूमि में आ जाता है और हुमायूं से आमना सामना करता है, जिसके अंदर सूर्यवंश का वहीं पर क्या होता है? अंत होता है। और पुणे हुमायूं भारत पर विजय हासिल करता है आपका। ये युद्ध लड़ा जाता है 22 जून 1555 को, जिस युद्ध का नाम है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है आपका हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में, और जिसमें सिकंदर सूर की क्या होती है? हार होती है। और पुनः भारत विजय करता है कौन? मुगल वंश हुमायूं। और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में पुनः प्रवेश किया और अपना शासनकाल को आगे बढ़ाया। तो ये थे आपके हुमायूं से संबंधित जितने भी युद्ध थे। देखो, भारत में जो निष्कासित जीवन के बाद में वो 2 युद्ध लड़ता है। एक युद्ध लड़ता है आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध है। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो आपका सूर्यवंश का जो शासक था उसके सेनापति तातार खां के साथ में लड़ता है। और दूसरा आपका जो सिकंदर सूर था उसके साथ में वो आपका सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है, जिस पर वो भारत में पुनः विजय हासिल करता है। मृत्यु की बात करते हैं। मृत्यु कब होती है उसकी मृत्यु होती है जनवरी 1556 में। दीन फनाई नगर जिसकी स्थापना खुद हुमायूं ने की थी, कब की थी? 1533 में। दीन फनाई नगर की स्थापना तो हुमायूं ने की थी 1533 ईस्वी में। उसमें एक पुस्तकालय है, उनकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वो जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़क कर उसमें अंत में मृत्यु हो जाती है। एक इतिहासकार जिसका नाम है लेनपुल ने हुमायूं के जीवन के ऊपर क्या बात कही कि जीवन भर वो लुढ़कते रहने के बाद अंत में हुमायूं की मृत्यु लुढ़क कर ही हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस इतिहासकार की ये बात कहना है कि वो जीवन भर तो लुढ़कता रहा, रहने के बाद अंत में उस हुमायूं की मृत्यु लुढ़क कर हो जाती है। तो ये बात की थी इतिहासकार जिसका नाम था लेनपुल। ये बात ध्यान रखना।
तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण है उनकी पत्नी जिनका नाम था हाजी बेगम के द्वारा कहाँ पर करवाया गया? दिल्ली में करवाया गया। कहाँ पर करवाया गया? दिल्ली में करवाया गया। ये हो गया आपका उसकी मृत्यु से संबंधित पॉइंट है। दीन पनाह नगर की बात करें, उसकी स्थापना हुमायूं द्वारा करवाई गई थी और वहाँ पर पुस्तकालय नाम आता है शेरगढ़ कहीं कहीं, और उसी की सीढ़ियों से गिर कर हुमायूं की क्या होती है? मृत्यु होती है। अब हम लोग कुछ हुमायूं से संबंधित चर्चा कर लेते हैं, जो संबंधित कुछ पॉइंट है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट आपका हुमायूं के ऊपर है, हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला पॉइंट क्या है आपका कि 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। हुमायूंनामा, जिसमें पूरा हुमायूं का जीवन परिचय, युद्ध, हुमायूं का भारत से निष्कासित जीवन, पुणे भारत पर विजय, पूरा हुमायूं का जीवन डाटा, जिसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने, जो कि उसकी सौतेली बहन थी। उसके द्वारा गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा की क्या की गई? रचना की गई। और बाबरनामा, जिसमें बाबर ने स्वयं की आत्मकथा लिखी थी, वो बाबर खुद ने एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। अगला पॉइंट है हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। ये आपको बात याद रखना, एकमात्र मुगल बादशाह, एकमात्र मुगल सम्राट जो ज्योतिष पर विश्वास करता था। 7 दिनों तक अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था, जैसे सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, सब वारों को अलग अलग रंग के वो क्या करता था? कपड़े पहनता था। सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के वो क्या पहनता था? कपड़े पहनता था। ज्योतिष पर विश्वास करने वाला एकमात्र मुगल बादशाह जिसका नाम था हुमायूं। और भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा करने वाला एकमात्र मुगल बादशाह, ये एकमात्र मुगल शासक जिसने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया था। आगे जितने भी मुगल बादशाह आएंगे कोई भी अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा नहीं करेगा। आपस में युद्ध होता है, दूसरे भाइयों को मार देता है, लेकिन अधिकार खुद ही करना चाहता है। ये एकमात्र ऐसा शासक था। अब हो सकता है बाद में उनको दंडित जरूर किया हो, लेकिन दंडित करने का कारण है कि उनके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया था, उसके कारण उनको दंडित करना पड़ा। 2 भाइयों को दंडित जरूर किया था उसने, कामरान और अस्करी को, लेकिन हिंदाल तो वो अपना मच्छीवाड़ा के युद्ध में मौत के घाट में भाई युद्ध करते हुए मारा जाता है, लेकिन 2 भाइयों को दंडित जरूर किया था। ये हमने जितनी भी डिटेल है हुमायूं के बारे में पढ़ ली। इसके बाद में हम लोग हुमायूं से संबंधित जल्द ही अगला वीडियो होगा, वो हुमायूं से संबंधित क्वेश्चन आंसर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि किसी का इतिहास का चर्चा पढ़ने पर हम लोगों को कितना याद हुआ है, कितना हम लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा है, कितना अपने माइंड में सेट हुआ है, वो अब निर्भर होता है क्वेश्चन आंसर के ऊपर। हम लोग जल्द ही इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कम से कम उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके 1 लाइनर होंगे और 10 क्वेश्चन आपके ऑप्शनली होंगे। तो ये आज का सेशन था हुमायूं का इतिहास, हुमायूं का जीवन परिचय, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई और हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी चर्चा हम लोगों ने इस वीडियो में की, इस क्लास में की। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।